जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। अभी तो जेईई मेन का थोड़ा सा टाइम बढ़ गया, तो थोड़ा टाइम बढ़ गया प्रिपरेशन के लिए, क्यों भाई? ठीक है, तो थोड़ा वक्त मिल गया, तो जो लोग जितना जल्दी जल्दी कर रहे थे और थोड़ा टाइम मिल जाने की वजह से उनके प्रिपरेशन अच्छे हो जाएंगे। तो करें आप लोग, उसको यूज़ करें उस टाइम को, और तैयारी और अच्छे से करें, टाइम को इस्तेमाल करें। मैं साबिर अलीक और आप देख रहे हैं अलीक क्लासेस, ILCC अलीक क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स 12th क्लास। आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा बेसिक लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब जानते हैं? इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, और सिटी का मतलब होता है शहर, ठीक है ना। चार्ज का शहर, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा मतलब होता है चार्ज का शहर। एक ऐसा शहर जहाँ चार्ज और चार्ज ही मिलता है, ठीक है ना, वहाँ लोग नहीं चार्ज मिलते हैं। वैसे हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी कितनी है। लोग कहते हैं 140 करोड़ के आसपास पहुँच गया। 140 करोड़ को कितने ज़ीरोज़ लगाते हैं पता है? 7 ज़ीरो। करोड़ के लिए 7 ज़ीरो लगाते हैं। 140 करोड़ हमारे हिंदुस्तान की आबादी है। दुनिया में दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे चाइना है। उसकी आबादी कितनी? मान लिया उसके भी 150 करोड़ है, ठीक है ना, 150 करोड़। तो दोनों मिला के लगभग 300 करोड़ है। 300 करोड़ लिखेगा तो 310⁻⁷ लिखेंगे। और 204-5 कंट्रीज़ हैं दुनिया में, छोटी बड़ी सारी कंट्रीज़ को मिला लें, ठीक है। तो जितने भी छोटी बड़ी कंट्री है 200 के लगभग हैं, तो उन सारे कंट्रीज़ के आबादी को मिला देंगे तो लगभग 800 करोड़ की आबादी है, लगभग 800 करोड़, ठीक है ना। तो 800 करोड़ को हम लोग कैसे लिखेंगे वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। लगभग 800 करोड़ है दुनिया के आबादी, पूरे दुनिया को, ठीक है ना। 8 × 10⁹ इतना पूरे दुनिया की आबादी है, ठीक है। हाँ, ये कह रहे हैं कि इससे आधा तो हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में ही आ जाते हैं। तो ठीक है, भारी है ना, एशिया सबसे भारी कंट्री कॉन्टिनेंट है। आगे चले। एक कूलम चार्ज होता है ना, करंट होता है, चार्ज होता है, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। एक कूलम चार्ज को लिखेंगे चार्ज = N × E, ठीक है ना। एक कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज ऐसे लिख दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻⁹। अगर n का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1/1.6 10⁻⁻⁹ -19 है, ऊपर जाके +19 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 10 × 10⁻18 अपॉन 1.6 n का वैल्यू। और ये डेसिमल अगर हटा देते हैं तो इसके ऊपर 0 लग जाएगा। n = 100/16 10⁻18, ठीक है ना। इसे डिवाइड कर देते हैं n 6.25 10⁻18, ये n का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम लोग डेसिमल हटा देते हैं 625 10⁻16 n, ये n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितना है? 625 10⁻16। कितनी बात सुन रहे? पूरे दुनिया के आबादी हम लोगों ने मिला दिया बढ़ा के, तो 800 करोड़ था, जिसको हमने लिखा 8 × 10⁻9। और एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10⁻16।
कौन ज़्यादा? कौन ज़्यादा? ये ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का शहर, ऐसा शहर जहाँ चार्ज चार्ज चार्ज। जैसे हम लोग हिंदुस्तान में कहीं बड़े स्टेशन पे जाएं, दिल्ली स्टेशन पे जाएं या मुंबई स्टेशन पे जाएं या किसी बड़े स्टेशन पे जाए, जंक्शन पे जाएं, अब कोई ट्रेन आती है, रुकती है, तो कितने सारे पैसेंजर उतरते हैं, कितने चढ़ते हैं। उसके देखना चाहें तो उसके फ्लाईओवर से चढ़ के देख लें। खासकर जैसे दिल्ली स्टेशन पे जाएंगे तो एट ए टाइम बहुत सारे ट्रेनें आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। हर प्लेटफार्म पे लोग, फ्लाईओवर से देखेंगे हम लोग, ओवर ब्रिज से, तो हर स्टेशन पर लोग खच 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 चलते हुए दिखते हैं, जबकि कोई आबादी नहीं है। एक बड़े स्टेशन की आबादी देख रहे हैं, पूरे दुनिया की आबादी मिलाने के बाद इतना है। ऐसे ही अगर चार्ज को देखना चाहेंगे, और इतनी अब चार्ज है एक कूलम में, तो कितना चार्ज होगा और कैसे दिख रहा होगा। ये ऐसे ही दिख रहा होगा जैसे पहले ज़माने में टीवी था, टीवी बॉक्स वाले टीवी, और अचानक से लाइट चली जाती थी और फिर टीवी पे स्क्रीन में कुछ नहीं आता था, फिर बॉल आते थे, सफ़ेद सफ़ेद बॉल, उसमें आवाज़ आती थी और देखते थे तो कितने सारे पार्टिकल्स होते थे। ऐसे ही ये है, मतलब इतने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स हैं कि इसको हम कोई टर्म नहीं दे सकते। करोड़ को तो हम लोग बोलते हैं, 7 ज़ीरोज़ होते हैं, करोड़ के आप आगे हम लोग कोई टर्म्स नहीं देते हैं। अब ट्रिलियन आया है, ट्रिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 10⁻12 ज़ीरोज़ होते हैं ट्रिलियन में, ठीक है ना, मगर ये उससे भी ज़्यादा है, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, तो कौन सा टर्म दे, इतना बड़ा तो नंबर है ये। कितनी बात सुन में ही, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, चार्ज और चार्ज, ठीक है। ऐसा शहर जो चार्ज 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 से बना हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये तो समझने के लिए हम लोग नाम का मतलब निकाला था हम लोगों ने, मगर मेन अब पढ़ेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। कितनी बात सुन में, मिटा दे या नोट करेंगे इसे, फिर कभी चलते चलते मैं पूछ लूँगा 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर छत देखना और बताना कि कितने 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितनी बात सुन में, इलेक्ट्रिसिटी क्या दे रखा है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें जो मेन जो टर्म आते हैं, सबसे पहले बताते हैं। एक टर्म आता है, नाम है उसका करंट, ठीक है ना। करंट कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। करंट बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, flow of charge in a conductor is called current, ठीक है ना। I is equal to Q/T, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कह सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T। Q होता है N/E/T, ठीक है ना, N/E/T, ये करंट का रिलेशन हो जाता है। कितनी बात में, यहाँ पे चार्ज क्या है, एक है फ्लो, इसका डेफिनेशन में देख रहे कौन कौन से वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग। एक है फ्लो, एक है चार्ज, ये है करंट, ठीक है। हाँ, कंडक्टर है ये। फ्लो का मतलब चलना होता है, फ्लो करना, चलना। अगर रेस्ट में हो चार्ज, चार्ज अगर रेस्ट में हो तो फिर क्या कहते हैं उसको, लो पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। पहला ही चैप्टर पढ़ा था 12th क्लास में, चार्ज इन रेस्ट। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो उससे रेलिवेंट क्या क्या करैक्टर होते हैं, वो हम लोगों ने करैक्टर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा उसमें पढ़ा है, न्यूमेरिकल किया, बहुत सारी बातें किया। वहीं पर डेफिनेशन दिया, जाके पढ़ो, पहला टॉपिक। अरे पढ़ोगे तभी तो, तुमने मेरा वीडियो पढ़ा ही नहीं।
ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो रेस्ट में जब होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फ्लो में होता है तो करंट कहलाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी होता है। दूसरा चार्ज, एक वर्ड यूज़ किया। चार्ज किस टाइप के होते हैं? चार्ज जो है कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरा होता नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज जो डेवलप होता है, जानते कैसे डेवलप होता है चार्ज? चार्ज जो है कैसे डेवलप करता किसी बॉडी पे? ठीक है, देखो साहिल, अब पीछे कॉपी देख के पता चला। हाँ हाँ, पूरी कहानी मैंने बताया इलेक्ट्रो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है पता है? बताते हैं। जो भी मेटल है या जो भी मटेरियल है वो एटम से मिलके बना होता है। क्या? एटम से मिलके बना होता है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उसके शेल पे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब पहले तो शेल रदरफोर्ड के हिसाब से कहते थे, शेल है KLMN से दिखाते थे, 1 2 3 से दिखाते थे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हिसाब से। लेकिन जब मॉडर्न आया है तो उसमें हम लोग ऑर्बिट शेल को बजाय ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं और SPDF ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अलग अलग ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, साइंस जो है ना कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है। लेकिन अगर हम लोग रदरफोर्ड के हिसाब से देखते हैं तो उसके जो है बताते, ये न्यूक्लियस है, ये इसके शेल्स हैं और इस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितनी बात सुन में? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है। इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा क्योंकि अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। तो प्रोटॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा होगा, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स कम होगा, वीक होगा। और अगर कहीं से उतना एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन बनेगा तो उस वक्त प्रोटॉन भी बनेगा, कैटायंस भी बनेगा, जो कोर पार्ट होगा। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना? 23। प्रोटॉन कितना? 11। इलेक्ट्रॉन कितना? 11, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, +1 आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन चला गया। लेकिन जो न्यूक्लियस है उसका मास कितना? 23। और चार्ज कितना? 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव होगा और मास होगा उसका 23। तो मास तो ज़्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, 1 प्रोटॉन का जो मास होता है, 1 प्रोटॉन का जो मास होता है 1842 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। 1840-42 इलेक्ट्रॉन का जो मास है मिलाएंगे तो वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। कितनी बात सुन में आई? बहुत ही लाइट होता है। कितनी बात सुन में आई? तो जब भी कभी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मास ज़्यादा होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके साथ होता है, तो वो थोड़ा हेवी होता है। इलेक्ट्रॉन लाइट होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत रैंडम मूव कर सकता है क्योंकि उसका मास बहुत हल्का होता है। और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, वो रैंडम नहीं मूव कर सकता, मूव करेगा पर रैंडम मूव नहीं करता है। तो चार्ज कैसे बनते हैं? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस तरह से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो जो फ्री होता है इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव बन जाता है और जिसका इलेक्ट्रॉन जाता है वो पॉजिटिव चार्ज कोर बन जाता है। तो ये 2 तरह के चार्ज होते हैं। कंडक्टर, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है नेचुरल तौर पे रूम टेम्परेचर पे, उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं मिलता है, टाइटली बाउंड होता है, उसे कहते हैं इंसुलेटर।
और जिसमें कुछ हल्का सा बंधा होता है, थोड़ा सा भी एनर्जी दो तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। कितनी बात सुने? तो मटेरियल जो है ना 3 तरह के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो मैं पहले इनको मटेरियल को थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है? मटेरियल को थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ, बाकी ये तो समझ में आ गया। आगे चले, इसे मिटा देते हैं। कंडक्टर बताया क्या? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, द सब्सटेंस विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर, द substances which have free electrons at room temperature or at any temperature is called कंडक्टर। ठीक है? बहुत सारे जितने भी मेटल्स होते हैं कंडक्टर होते हैं, बहुत सारे नॉन मेटल भी कंडक्टर होते हैं। इसमें लेकिन बताया क्या? कॉपर है, अल्युमिनियम, ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होते हैं। कॉपर एंड अल्युमिनियम, जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है ना? कॉपर एंड अल्युमिनियम आर गुड कंडक्टर, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस कम होता है। कंडक्टर जो है ना, हम लोग रेजिस्टेंस के, इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के कंपेयर करते हैं, ठीक है ना? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो अच्छा कंडक्टर होता है, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो कंडक्टर तो है मगर वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, ठीक है? तो कंडक्टर जो है कंपेयर करते हैं उसके रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो बताते हैं कॉपर एंड एल्युमिनियम आर गुड कंडक्टर, उसके रेजिस्टेंस कम है। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर गुड कंडक्टर। ये पूछ रहे हैं कि बॉडी में कभी कभी किसी से टच करते हैं तो करंट कैसे लगने लगता, झटका जैसा महसूस करते हैं, ठीक है ना? तो कैसे बताते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जानते हैं? और नर्वस सिस्टम जो हर एक सेल के पास नर्व जाता है, नर्व का अप्रोच है, ठीक है? और वो जो है बेसिकली आयंस होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आयन का पाइप होता है। तो सोडियम भी आयंस होता है, पोटेशियम भी आयंस होते हैं। और अगर बॉडी में कहीं पे भी कुछ भी ज़रा सा भी करंट का एहसास बॉडी को हो तो वो एक तरह का इम्पल्स क्रिएट करते हैं और वो इम्पल्स पूरे बॉडी में एक करंट की तरह चलने लगता है, ठीक है ना? जैसे हम लोग करंट, जैसे वहाँ बल्ब लगा रखा है, यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो फ़ौरन जल जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा वहाँ तक जाने में। तो करंट यहाँ से वहाँ नहीं जाता है क्योंकि ऑलरेडी उस वायर में चार्ज होते हैं, वहाँ एकदम बिल्कुल माउथ तक लगे रहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे स्विच को, पोटेंशियल जैसे यहाँ पे एक तरह का डिस्टर्बेंस या एक तरह कनेक्टिविटी मिलेगा, वो डिस्टर्बेंस वहाँ पहुँचेगा फटाक सेकंड, और उसके स्पीड होता है जो 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। 10 to the power 5 का मतलब 1,00,000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? इतने रफ्तार से करंट जाता है वो। तो ऐसे ही किसी के बॉडी में कहीं से मान लो कोई करंट किसी सोर्स से, जैसे मोबाइल ही है, मोबाइल से टच में है, मोबाइल चार्ज हो रहा है तो जाहिर है उसके बॉडी में करंट आ रहा है, मगर वो आदमी स्लीपर पहन रखा है, बैड कंडक्टर है, तो उसके बॉडी को करंट तो नहीं लग रहा, मगर वो खुद करंट के टच में है। उस वायर का जो आ रहा है मोबाइल है वो कनेक्ट का, वो बोर्ड से कनेक्ट में है तो करंट से कनेक्ट में है, मगर चूँकि वो फ्लोर से जो इंसुलेटर लगा हुआ है, स्लीपर लगा हुआ है, तो कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है, इसलिए उस आदमी को करंट नहीं लग रहा है। लेकिन दूसरा आदमी जिसका पैर भीगा हो
और ये फ्लोर पे चल रहा हो, अगर वो उसको टच करेगा तो उससे उसमें करंट लग सकता है, क्योंकि उसके बॉडी में थोड़ा जो फ्लो ऑफ चार्ज आ रहा है बैटरी को, मोबाइल को चार्ज करने के लिए उसमें कम चार्ज आती है, ठीक है ना। 3 वोल्ट का 2 वोल्ट के में चार्ज होता है, ठीक है ना। ऐसे तो हमारे कमरे में घरों में 220 वोल्ट का आता है पोटेंशियल, लेकिन वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो चार्जर होता है, तो वो कम कर, लेकिन फिर भी थोड़ा तो आता होगा चार्ज उसकी वजह से। तो वो जो चार्ज है बॉडी को टच कर रहा है, हमारे बॉडी को रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन जो आदमी भीगे पैर के साथ, खाली पैर के साथ अगर आ रहा है, वो टच करेगा इस आदमी को, तो उससे उसको करंट लगेगा, किसके, उसके पैर से कनेक्टिविटी मिल जाता है उसका, ठीक है ना, कनेक्ट हो जाता है वो, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए उसको करंट लगने लगेगा, ठीक है ना। ऐसे लगता है। हमारा बॉडी खुद एक कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है ना। तार छूते ही पता चल जाएगा कितना अच्छा कंडक्टर है वो, ठीक है ना। कितनी बात सुन में ही तो बताते हैं कि जिससे हमारे बॉडी के अंदर जैसे छूते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर एक पल्स है, वो जो पल्स चल रहे हैं हमारे बॉडी का पल्स चल रहा है, खून का बीट्स चल रहा है, और वो आइंस भी हैं, जैसे हम लोग नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है। लेकिन जैसे कहीं से करंट हमें टच कर गया बॉडी को, और मान लो कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गया, देखिए ज़मीन से कनेक्ट हो गया, तो वो जो चार्ज चल रहा है, देख रहे कितना चार्ज चलता है, बहुत चार्ज चलता है। तो हमारे बॉडी का जो सोडियम और पोटेशियम का जो मूवमेंट है उसको बिल्कुल अब चेंज कर देता है, बहुत तेज़ी से करने लगता है। और जब वो होता है तो हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बीट करने लगता है, क्योंकि बॉडी में चेंज आया तो ज़ाहिर है हार्ट उसको कंट्रोल करना चाहेगा, और झुट 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 करने लगेगा। फिर हमें पता चलेगा झटका मार के निकल के बच गए, या फिर झटका मारते मारते फंस गए। और कितनी बात सुन में ही, तो वो तो वक्त ही जानता है, ठीक है ना। लेकिन आप दर पे क्या होता है कि हमारे घरों में अल्टरनेट करंट आता है, हमारे घरों में अल्टरनेट करंट आता है। तो अल्टरनेट करंट जो है इस तरह से उसका पीक जो है ना अप एंड डाउन होते रहता है। तो कभी करंट बढ़ता है घटता है, बढ़ता घटता है। तो जब करंट हमें मारेगा और तेजी से झटका मारेगा ना, तो जिस वक्त वो वीक हो रहा है उस वक्त छूट जाएगा, ठीक है ना, उस वक्त छूटेगा। तो उतना पावर होना चाहिए झटका मार के निकालने के लिए। हाँ, डीसी में सीधा चलेगा, जितना पावर है वो सीधा चलता रहेगा, वो डायरेक्ट लगेगा। वो डीसी करते यूज़, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके फिर वो अपने कार चलाता है, वो फ्लैक्चुएट नहीं कराता है। ट्रेन वाला तो ऐसे ही है, तो छूते ही आदमी फ्राई हो जाता है। किस में? ट्रेन में? हाँ, तो फेंक दिया होगा, बच गया वो, ठीक है, किस्मत थी, हालात होंगे वैसे बच गया होगा। आगे चले हम लोग, तो क्या बताया कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बताते हैं कि इसकी जो रेजिस्टिविटी, एक टर्म है आगे मैं बताऊंगा, रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टिविटी का रेंज है वो अभी मैं लिख दे रहा हूँ, आगे बताऊंगा वो। द रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी इज, द रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आगे चल के, मगर ये लिख देता। द रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी इज 10 टू द पावर -8, ठीक है, ओम मीटर टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, ठीक है ना। इसका रेंज होता है इसका रेजिस्टिविटी का कंडक्टर के अंदर। ये बहुत ही कम है, 10 टू द पावर -8 है, 2 तक 10 टू पावर -6 तक, इतना ही रेंज होता है रेजिस्टिविटी का। ऐसे ही सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, सेमी का मतलब क्या होता है? आधा आधा। सेमी मतलब आधा कंडक्टर होता है, आधा इंसुलेटर होता है। और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसके घर पे जाके, नाम है सेमीकंडक्टर, एक चैप्टर है 12th क्लास में, लास्ट में पढ़ेंगे, इसके घर में जाके पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर को, ठीक है ना। मतलब सेमीकंडक्टर, स्पेशली सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग बता रहे हैं, लेकिन ये तो इसमें पढ़ रहे हैं, पर सेमीकंडक्टर का अलग से एक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पता है नहीं? ये सेमीकंडक्टर, द कंडक्टर which
behave, partially behaves conductor and partially insulator। ठीक है ना, यानी कभी कभी ये इंसुलेटर होता है, कभी ये कंडक्टर होता है, डिपेंड करता है कब कैसे होता है। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे। सेमीकंडक्टर कुछ नाम दे रखा जो सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे वो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, ठीक है ना, इंडियम है। ये इस तरह से कई सारे एलिमेंट्स हैं जो सेमीकंडक्टर के तौर पे। सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर जो है ना सिलिकॉन जर्मेनियम यूज़ होते हैं, ठीक है ना। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेन सेमीकंडक्टर है। आगे चले, इसका जो रेजिस्टिविटी का रेंज है सेमीकंडक्टर में, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी 10⁻⁻⁶ ओम मीटर से लेके टू 10⁴ ओम मीटर तक है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी का रेंज है इसका -6 से लेके 4 तक, +4 तक। ऐसे ही इंसुलेटर ले रखा है, ठीक है। इंसुलेटर में क्या बोलेंगे, द सब्सटेंस in which electrons are tightly bound or no free electrons are available is called इंसुलेटर, ठीक है ना। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल में जैसे रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ठीक है, माइका है, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी का रेंज दे रखा, रेजिस्टिविटी, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर क्या दे रखा, 10⁴ ओम से लेके ओम मीटर से लेके 10⁻12 तक है, 12 ओम मीटर तक है। इस तरह से दे रखा है। रेजिस्टिविटी हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, बताएंगे क्या चीज़ होता है। जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा वो उतना ही बैड कंडक्टर होगा। ये तो मटेरियल हो गया करंट का। मेनली इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे हम लोग, और इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल यूज़ होगा वो है कंडक्टर, ठीक है ना। तो कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, कंडक्टर को, क्योंकि कंडक्टर ही इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने में हेल्प करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में मेन जो यूज़ करेंगे हम लोग कंडक्टर का। कंडक्टर देखते हैं, जो वायर होता है, कंडक्टर वायर जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब वायर होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो इनके अंदर जो ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक वायर ले लेते हैं हम लोग, जैसे ये वायर ले लिया, ठीक है ना, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर बहुत सारे
फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, फ्री पॉजिटिव चार्ज भी है। तो इसके अंदर फ्री पॉजिटिव चार्ज भी होता है। कितनी बात सुन में आई? आ रही बात सुन में है? तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, कंडक्टर है तो। और जो रूम टेम्परेचर है या जो भी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रैंडम मूव करते हैं। उस टेम्परेचर पे ये पॉजिटिव चार्ज रैंडम मूव करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो ये जो है ना रैंडम मोशन होता है इसका। और जिसका रैंडम मोशन होता है उसका नेट रिजल्ट 0 होता है। नेट रिजल्ट, जैसे मान लो एक बच्चा है, आज संडे है, छुट्टी है, ठीक है। आम दिनों में तो स्कूल जाता था, लेकिन आज छुट्टी है तो क्या करेगा? छुट्टी है, 10 बजे घर से फ्री हो गया, सुबह उठा, नहाया धोया, नाश्ता वास्ता किया, फिर फ्री हो गया, ठीक है ना। और फ्री हो के अब बाहर निकला, अब उसके पास कोई काम ही नहीं है, तो क्या होगा? वो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, दिन भर इधर से उधर, उधर से उधर टुलता रहा। शाम हो गई, ठीक है ना। लेकिन एज ए होल पूरा दिन भर में कितना काम किया? 0, ठीक है ना। 0 काम हुआ, क्योंकि वो रैंडम घूमता रहा, कोई उसका डायरेक्शन नहीं रहा। मान लो एक आदमी को डायरेक्शन था कि मान लो संडे को मुझे जाना है यहाँ से, जैसे अलीगढ़ है, अथरौली जाना है। तो क्या हुआ? सुबह में उठा, फिर अथरौली बाइक पे या साइकिल से चल गया, साइकिल से ही चलने लगा। तो चलते चलते 2-3 घंटे में साइकिल से पहुँच गया अथरौली, या बाइक से ही चला गया, अथरौली पहुँच गया, फिर अपना जो ज़रूरत के काम थे करके फिर लौट के आ गया वो, ठीक है। तो वो क्या हुआ? वो डायरेक्शनल चला है, एक डायरेक्शन में एक उधर चला है, तो वो एक काम करके आया। लेकिन उसी दिन दूसरा लड़का दिन भर इधर से उधर घूमता रहा है, शाम तक कोई भी काम नहीं हुआ। तो जो फ्री होता है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो दिन भर का आउटपुट उसका 0 हो जाता है। जैसे आजकल मैं अगर कहूँ तो बुरा ना मानो, तो मैं कहूँ कुछ, ठीक है ना। आजकल एजुकेशन पे कोई भी फोकस नहीं है जो गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि जो एजुकेशन लेंगे तो जॉब में आएंगे, तो इनका एजुकेशन ख़त्म करो, तो ये फ्री हो जाएंगे भाई, फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे तो जब चाहो तब बोला 300 रुपया दे रहा है, मेरे पास आओ, यहाँ चलना है। तो जब दिन भर कोई काम नहीं है, एक पैसा की कमाई नहीं है, 300 रुपये मिल रहा है, तो 300 रुपया के लिए हम चले जाएंगे उसके पास। अब वो बोलेगा अब हमें झंडा लेके चलो, अब ये डंडा लेके चलो, झंडा और डंडा उठा के घूमता रहेगा 300 रुपये में सुबह से शाम तक, ठीक है ना। 500 रुपया ही मिला, लेकिन क्या है, उसके पास अपना कोई काम नहीं है, तभी तो जा रहा है। अगर उसका अपना कोई काम होता तो बोलता अरे नहीं नहीं मैं अपना काम करूँगा, उसका जाए तो कोई उसके रैली में झंडा डंडा लेने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने काम पे है। लेकिन जब काम पे नहीं होगा तो जितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज़्यादा भीड़ मिलेगा डंडा और झंडा पकड़ने के लिए, और जितने लोग एम्प्लॉयड होंगे उतने कम लोग मिलेंगे झंडा और डंडा पकड़ने के लिए। कितनी बात सुन में? तो इसीलिए एजुकेशन को ख़राब किया जा रहा है। और अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा, मांगा ऐसी हो रहा है, ठीक है, कि झंडा और डंडा पकड़ के हम लोगों को दिखाने के लिए कि भीड़। ऐसे ही बोला कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अभी जितना भी फ्री होगा, मान लो आज संडे का दिन है, कोई नेता आ गया यहाँ पे, कोई हीरो आ गया मैच ग्राउंड में, तो क्या होगा? बहुत सारे बच्चे चलो देखे हीरो आया, हीरोइन आया, जाके भीड़ इतने मारा मारी होंगे, एक के ऊपर एक चढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उस दिन फ्री भी था, छुट्टी भी था, बहुत लोग छुट्टी भी कर लेते हैं। लेकिन मान लो आज स्कूल है, सबको जाना कंपलसरी है, क्योंकि वैसा दिन है तो स्कूल जाना है, तो बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल चले जाएंगे। कुछ ही बच्चे होंगे जो नहीं जा पाए, या फिर स्पेशली उनको पता था तो छुट्टी कर लिए, वही पहुँचेंगे। तो जब आदमी बिज़ी होता है तो अपने टारगेट, अपने एम की तरफ काम कर रहा होता है। फ्री होता है तो जहाँ पे ले जाओ वहाँ भीड़ पहुँच जाती है। तो ऐसे ही बोला गया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्री होते हैं, रैंडम मूव करते हैं, और रैंडम मूव करने का उनका नेट आउटपुट 0 हो जाता है, ठीक है ना। मूव तो कर रहे हैं, मूव तो कर रहे हैं, मगर उसका आउटपुट 0 है। इसीलिए हम एक दुकान पे गए, हमें एक बल्ब लटकाना था बाहर रोड पे, तो मैंने कहा यार 1 मीटर तार ले लेता हूँ और बोर्ड में लगा के बाहर लटका दूंगा, तो बल्ब गली में भी जल जाएगा। तो मैं गया, भाई साहब 1 मीटर तार देना,
तो 1 मीटर तार उसने दे दिया। मैं हाथ में तार को लपेट के ला रहा हूँ, फिर रास्ते में दोस्त मिल गया, फिर मैं बात कर, नहीं यार बस एक तार लेता था, तो तार का जो किनारा होता है, किनारा मुंह में लेके छिल रहा हूँ, और बस इसको यार ले जाकर इसको सोचा हूँ डाल दूंगा, डाल के बाहर लटका दूंगा। तो तार को मुंह में डाल के छिल दिया उसको ऊपर का प्लास्टिक, और मुझे करंट भी नहीं लगा, मुझे करंट भी नहीं लगा, जबकि वो वायर कंडक्टर है, उसके अंदर फ्री चार्ज है। कितनी बात में क्यों करंट क्यों नहीं लगा हमें? क्योंकि चार्ज तो है, फ्री चार्ज है, मगर रेंडम मूव कर रहा है वो चार्ज। उसके अंदर जितने भी चार्ज हैं वो सब रेंडम मूव कर रहे हैं, वो डायरेक्शनल नहीं है, इसलिए हमने उसको दांत से छील दिया, कोई करंट नहीं लगा। कितनी बात में ठीक है। तो अब ये हमारा रेंडम मोशन में होता है, तो इसलिए कोई भी नेट इफेक्ट नहीं होता, ज़ीरो हो जाता है। जबकि जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के इसके अंदर वेलोसिटी होता है, तो इसका जो नेट वेलोसिटी होगा, मान लो नेट वेलोसिटी, नेट थर्मल स्पीड ले लेते हैं, नेट थर्मल स्पीड क्या हो जाएगा? मान लो एक इलेक्ट्रॉन था, उसका वेलोसिटी u1 था, u2 था, u3 था, ऐसे ही un तक ले गए, n से डिवाइड कर दिया। बात समझ रही? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, किसी का ज़्यादा किसी का कम हो गया, तो सबका ये जो वेलोसिटी था हमने प्लस कर दिया, और जितने इलेक्ट्रॉन थे उसे डिवाइड कर दिया, एवरेज स्पीड निकाला। तो जो एवरेज स्पीड आएगा वो ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, डिस्टेंस गया ही नहीं, तो ये जो आएगा ज़ीरो आएगा। नेट का है या एवरेज का है, बात एक ही है, ठीक है ना। एवरेज थर्मल स्पीड जो है ज़ीरो हो जाएगा। कितनी बात सुन में आगे चले। लेकिन क्या बताया कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको डायरेक्शनल कर दें तो फिर ये ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसे समझ में आ गया। ये कोई भी वायर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टिंग वायर है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, रैंडम मोशन में होता है, पर नेट इफेक्ट ऑफ द वेलोसिटी और चार्ज इज ज़ीरो होता है। ये हो गया ये। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक डायरेक्शन दे रहे हैं। डायरेक्शन देने के लिए हम लोगों ने इसको एक बैटरी से, ये एक बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसको हम लोगों ने इस तरह से कनेक्ट कर दिया और एक स्विच लगा दिया। ये अभी ऑफ कर रखा हम लोगों ने। तो ये क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर में किया था, वो कैपेसिटर एक अलग चीज़ है और ये बैटरी एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज डेवलप किया है। अब ये जो चार्ज है ऐसे जाएगा, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कितनी बात में यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है सारे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। क्या? पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट से रिपल्शन हो रहा है और इस नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इसको खींचेगा इस तरह से। तो पॉजिटिव प्लेट से रिपल्शन हो रहा होगा और नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्शन हो रहा होगा। हर चार्ज पे दो फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, हर चार्ज पे दो फोर्स, एक रिपल्सिव फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स, और दोनों का रिजल्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ रहा है, देख रहे हैं ना। इन दोनों का रिजल्ट होगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो ना इधर जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा, क्योंकि ये पीछे से रिपल्शन कर रहा है, वो आगे से अट्रैक्शन कर रहा है। जैसे देखते हैं कभी कभी एक भैंस को बांध के, भैंस को ले जा रहे हैं हम लोग, कहाँ? भैंस को बांध के ले जा रहे हैं, लेकिन नहीं चलता, तो सामने वाला रस्सी से खींच तो रहा है पर नहीं जाता, तो पीछे से क्या करते हैं, पैरों पे डंडा से मारते हैं, ठीक है ना। पैरों पे डंडे से ठाए ठाए मारते हैं उसके, फिर वो बेचारा चलने लगता है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो भैंसों को क्या होता है या किसी जानवर को भी
जब चलाना होता है तो सामने रस्सी से पर खींचते हैं, पीछे से डंडे से मारते हैं, तो डबल उसको फोर्स लगता है। ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज को एक रिपल्सिव फोर्स काम करा, अट्रैक्टिव फोर्स काम करा, नेट फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करता है, और इस तरह से ये चार्ज इधर चलने लगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ये नेगेटिव चार्ज को देखते हैं हम लोग। ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है, और इसी नेगेटिव चार्ज को ये नेगेटिव रिपेल करेगा। ये इसमें भी दो फोर्स लग रहा है, तो इसका भी नेट इफेक्ट इधर दिखने लगा। कितनी बात सुनी? तो इस कंडक्टिंग वायर में जितने पॉजिटिव होंगे उस पर दो फोर्स लग रहा हूँ, एक रिपल्सिव एक अट्रैक्टिव, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा, उस पर भी एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव फोर्स लगा होगा। और इस तरह से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अपने अपने डायरेक्शन में चलने लगते हैं। जब वो चलने लगेंगे और डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा वो हम बना के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ से दिख रहा है ये। तो सारे पॉजिटिव चार्ज इधर चलने लगेंगे, ठीक है ना, सारे पॉजिटिव चार्ज इधर जाने लगेंगे और सारे नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ जाने लगेंगे, नेगेटिव चार्ज सब इधर जाने लगेंगे। कितनी बात सुन में? तो पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में जाने लगा और नेगेटिव चार्ज दूसरे डायरेक्शन में जाने लगा। अब ये डायरेक्शनल हो गए, और जब ये डायरेक्शन में चलने लगेंगे तो थोड़े थोड़े भी चल रहे होंगे ना तो बहुत दूर चल जाएंगे। अब ये चलने लगते हैं, इसको हम लोग कहते हैं करंट, इफेक्टिव करंट हो गया। अब हम छुएंगे इसको तो झटका लगेगा, ठीक है ना, अब झटका लगेगा। तो क्या बताया कि जो कंडक्टर होता है उसके फ्री इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शनल करने के लिए हमें एक बार से पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है बैटरी के थ्रू, ठीक है ना, स्विच को कंप्लीट करना पड़ता है इस तरह से। और जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तभी जाके ये चार्ज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और वो चार्ज जो डायरेक्शन में मूव करता है वही करंट कहलाता है, ठीक है ना। और जो इस तरह से होगा, कंडक्टिंग वायर है मगर ये बैटरी से कनेक्ट नहीं है, या कनेक्ट भी है तो स्विच ऑफ है, तो उस कंडीशन में इसके फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, और रैंडम मोशन का इफेक्ट ज़ीरो होता है। कितनी बात सुनिए? तो करंट कब चलता है वायर के अंदर? जब बैटरी से कनेक्ट करके सर्किट को कंप्लीट कर देंगे तब चार्ज अपने अपने रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में चलने लगते हैं, और उसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं करंट, ठीक है ना। हमने बताया था ना, करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, ठीक है। आगे चले, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। स्ट्रेंथ ऑफ करंट कैसे दिखाते हैं? एक हम लोग डेफिनेशन में रिलेशन ऊपर लिख दिया, लेकिन यहाँ लिखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ करंट। क्या चीज़? हेडिंग डाल ले, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ करंट। स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ठीक है ना। कितनी बात सुनी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ से कितना चार्ज निकल रहा है एक सेकेंड के अंदर में, एक सेकेंड के अंदर में कितने चार्ज निकल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग अपने लॉन में पानी डालते हैं, गार्डन में, अपने घर के गार्डन में लॉन में पानी डालते हैं पाइप के ज़रिए, ठीक है ना। तो जब पानी का प्रेशर कम होता है तो हल्के हल्के आ रहा होता है, हल्के हल्के डाल लेते हैं, और अगर पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा तो बहुत तेज़ी से पानी आ रहा होगा और दूर तक भी जाता है, बहुत आराम से दूर तक जाता है। तो कितना उधर प्रेशर है उसके हिसाब से यहाँ पानी का स्पीड होता है। कितनी बात सुन रही? ऐसे ही बोला गया कि यहाँ पे जो चार्ज चल रहा है या यहाँ वायर से निकल रहा है, यहाँ पे चार्ज कितना चार्ज निकल रहा है वो डिपेंड करेगा कितना यहाँ पे बैटरी लगाया गया है, कितने पोटेंशियल का।
अगर कम पोटेंशियल का लगाएंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हल्के होंगे, करंट बहुत हल्का होगा। और अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट यहाँ पे ज़्यादा होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो कितना एक सेकेंड में कितना चार्ज निकल रहा है वो स्ट्रेंथ ऑफ रेट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ। एक सेकेंड में कितना चार्ज चल रहा है, तो इसको हम लोग I इज इक्वल टू Q/T से दिखाते हैं। करंट होता फ्लो ऑफ चार्ज, चाहे हल्के चले या तेज चले करंट है, लेकिन एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज निकल रहा है एक सेकेंड में, वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट। इसको भी I से दिखाते हैं, I इज इक्वल टू Q/T। कितना चार्ज चल रहा है पर यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज चल रहा है वो स्ट्रेंथ ऑफ करंट होता है। यूनिट क्या हो जाएगा करंट का, कूलम पर सेकेंड। क्या यूनिट होगा इसका, कूलम पर सेकेंड। लेकिन इस पे काम किया, करंट के बारे में बहुत कुछ बताया है, नाम है उसका एम्पियर। एम्पियर जो है ना यूनिट होता है इसका करंट के लिए, उसके नाम के लिए नाम से भी रख दिया गया एम्पियर। जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, न्यूटन लेकिन साइंटिस्ट का नाम है। फोर्स का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन उस साइंटिस्ट ने फोर्स पे ज़्यादा काम किया है इसलिए उसके नाम से रख दिया गया न्यूटन। ऐसे ही ये करंट का जो यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड, लेकिन इसके बारे में काम किया एम्पियर ने, ज़्यादा काम किया, एक्सपेरिमेंट करना और डिटेलिंग करना, ऑब्जर्वेशन करना, इसने ज़्यादा किए तो उसके नाम से यूनिट कर दिया गया। ठीक है ना, कितनी बात समझ गए उस। तो ये करंट का यूनिट होता है एम्पियर भी होता है, कूलम पर सेकेंड भी होता है। कितनी बात में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। अब ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। हम बैटरी से कितना पोटेंशियल दे रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि कितना करंट चलेगा वायर के अंदर। अगर हम लोग मान लो 10 वोल्ट का दिया तो उसके हिसाब से करंट चलेगा। अगर हमने 15 वोल्ट कर दिया तो करंट होगा लेकिन पहले से थोड़ा ज़्यादा होगा। 20 वोल्ट कर देंगे उससे ज़्यादा होगा। तो पोटेंशियल जो है और करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टर के अंदर। कितनी बात सुन में, तो क्या समझ में आइए। अगला कर रहे हैं करंट व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड। ठीक है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, ये जैसे ये दे रखा है यहाँ पे, मिटा देते इसको। करंट when potential is applied। जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो करंट का क्या होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है ना, ओम्स लॉ। ठीक है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट in a conductor is directly proportional to applied voltage। ठीक है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। हाँ, ओहो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। लग रहा है रोजे लगने लगे।
डायरेक्शन लिख, डायरेक्टली को डायरेक्शन लिख रहे हैं, ठीक है ना। आगे चले हम लोग। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, आर लगाते हैं, ठीक है ना। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आर लगाते हैं। आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या दे रखा है, अगर हम लोग V वर्सेस I का ग्राफ बनाए, V वर्सेस I का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ बनता है वो देखते हैं। ये हाँ बना रहा हूँ, ओम्स लॉ का ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ये I है, ये V है, और ये जो है ना इस तरह से लेते हैं हम लोग। ये पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ बना दिया है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बनेगा, और ये इसका इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो कहीं पे भी, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो V आ जाएगा, नहीं ये V के बराबर होगा और ये I के बराबर हो जाएगा। और V अपॉन I क्या होता है, रेजिस्टेंस। देखो यहाँ रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहेंगे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल अपॉन करंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर। रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इसके बारे में भी काम किया बहुत सारे ओम्स ने, तो इसको ओम्स भी बोलते हैं, ये इसका नोटेशन लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम भी होता है, ओम्स ने काम किया है। हाँ ओमेगा तो है, लेकिन उसको यहाँ करंट में ना इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के नाम से जानते हो। कितनी बात समझ में आई, ये ग्राफ समझ में आ गया। ये आगे दे रखा ये, अगर हम लोग देखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन यानी कि कैरियर ऑफ करंट, अगर इलेक्ट्रॉन के बेस पे देखते हैं तो कैसे क्या क्या चीज़ होता है वो देखते हैं। यहाँ पे चले हम लोग, ये समझ में आ गया ना ओम्स लॉ, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अभी इसके न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, करेंगे हम लोग बहुत सारे चीज़ों का। लेकिन अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या, करंट प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कुछ टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसे समझ लें, फिगर बना कर देख लें, ठीक है ना। तो ये एक हम लोगों ने अभी अभी फिगर बनाया था, ठीक है। इसमें जो है जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं एक तरफ चलेंगे, नेगेटिव चार्ज हैं एक तरफ चलेंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो दूसरी तरफ चलेंगे। ठीक है ना, कुछ समझ में बात आ रही है, ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके हिसाब से पॉजिटिव चार्ज जो है ना इधर मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, जैसे हम लोगों ने बताया था, ठीक है। आगे देखो, तो इस तरह से जो चार्ज है ये क्या है कि ये वायर बहुत पतले पतले वायर होते हैं। वैसे तो दिखाने के मैंने कितना मोटा था वायर दिखाया है, मगर ये है पतले पतले वायर, और इसमें चार्ज बहुत होते हैं। बताया ना हम लोग चार्ज, एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं, ठीक है ना, ठीक है।
तो जब ये चार्ज चल रहे होंगे, जब ये नेगेटिव चार्ज देखो पॉजिटिव इधर से जा रहा होगा इसके हिसाब से, और नेगेटिव इधर से जा रहा होगा, अब पतला सा वायर है तो जगह कितना होगा, जगह ही नहीं होगा। और इतने सारे पॉजिटिव इधर से जा रहे हैं, इतने सारे पॉजिटिव इधर से आ रहे हैं, नेगेटिव इधर से आ रहे हैं, तो सब आपस में टकरा रहे होंगे। ठीक है ना, कितनी बात सुनी। जैसे मान लो ये रोड है, ये रोड है और उधर से भी बहुत सारे लोग चले आ रहे हैं, इधर से भी बहुत सारे लोग चले जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे। जा रहे होंगे तो सामने एक आदमी आएगा तो इधर हटेंगे, भाई साहब को साइड देंगे, तब तक इस भाई साहब से टकरा जाएंगे। फिर इधर से गली से निकलेंगे, उधर जाएंगे तो उस वाले भाई साहब से टकरा जाएंगे। तो क्या होगा, बार बार एक दूसरे से टकराते रहेंगे। थोड़ा सा फ्री मतलब थोड़ा सा जहाँ एक दो कदम चलेंगे फिर किसी ना किसी से टकराना है, क्योंकि भीड़ में फंस जाएंगे, क्योंकि उधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग आ रहे हैं। तो क्या हुआ, बार बार एक दूसरे से टकराते रहेंगे। कितनी बात सुनी। तो जब कभी चार्ज बैटरी को कनेक्ट कर देते, सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, तो चार्ज अपने रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। लेकिन उस जब रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो आपस में कोलिजन करते हैं अपोजिट चार्ज से। ये बार बार कोलिजन जो होता है ना, ये मूवमेंट को रोक देता है। क्या मूवमेंट को रोकता है, यानी कि एक फ्लो में जो चार्ज चल रहा था उसमें एक तरह का रुकावट आता है। क्या आता है, रुकावट आता है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हिंड्रेंस मतलब रुकावट। तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, यहाँ पे रेजिस्टेंस। अच्छा, अब मेरे पास एक रेजिस्टेंस बताऊंगा ना तो हैरान हो जाओगे, कहानी से बताऊंगा रेजिस्टेंस की। हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ चार्ज in a conductor is called resistance। ठीक है ना, ठीक है। हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड। ये जो बार बार रुकावट होता है ना, अब जैसे मान लो ये हमारा मेडिकल रोड है, कितना सुहाना रोड बन गया, ठीक है ना। अब पहले डिवाइडर था, अब डिवाइडर है नहीं, तो क्या हुआ, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, तो क्या हो रहा, सब लहराते हुए जा रहे, तब तक उधर से गाड़ी आ गई, फिर फौरन ब्रेक लगा लिया। तो वो जो बार बार ब्रेक लगा रहे हैं रोकने के लिए, टकरा ना जाए, तो बार बार जाते फिर थोड़ी देर में रुकना पड़ता है, क्योंकि कोई रिक्शा। तो ये बार बार जो रुकावट आता है ना, यही रेजिस्टेंस होता है, वो सामने वाला जो आता है। करंट में भी ऐसे होता है। यहाँ पे हम लोग बचाने के लिए टकराते नहीं है, मगर यहाँ ये टकरा जाते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रेक लगा लेते हैं ना, तो बच जाते हैं, टकराते नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये टकराते हैं एक दूसरे से, ढै टकराते रहते हैं। कितनी बात सुन में आई। अब ये जो चार्ज है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं देखता हूँ ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए ये, और ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ दिखा रहा हूँ एक डायग्राम बनाकर। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब तो टकराएगा, ये खाली है, थोड़े टाइम के लिए खाली है। एक यहाँ से टकरा के यहाँ पे आया और फिर अब ये आगे जा रहा है। जैसे मान लो ये जा रहे हैं, एक आदमी से टकरा गया, एक चार्ज दूसरे से टकरा गया, अब फिर आगे जा रहा है, तो आगे थोड़ी देर के लिए खाली मिला, फिर जाके फिर टकरा गया। लेकिन जितनी देर के लिए वो खाली था उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये दूसरा टर्म आता है, वो लिखते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। क्या डिफाइन करेंगे, टाइम इंटरवल बिटवीन टू consecutive hindrance। ठीक है ना, टाइम इंटरवल बिटवीन टू consecutive hindrance is known as relaxation time।
रिलैक्सेशन टाइम को यहाँ पे टो से दिखाते हैं, ऐसे टो, जैसे टॉर्क दिखाते हैं टो, ठीक है ना। और इसका क्या देखा गया है कि ये रिलैक्सेशन टाइम का जो टाइम पीरियड आता है ये लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड के बराबर होता है। रिलैक्सेशन टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड, देखो कितना बड़ा टाइम है ये, बहुत बड़ा है ये, माइनस में 8 है, बहुत, हाँ ठीक है ना। कितनी बात, एक कैलकुलेशन से दिया गया है, कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग, ये रिलैक्सेशन समझ में आ गया, ये निकाला होगा जैसे भी निकालना था उसको, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, आगे दे रखा है। अब ये देखो, एक होता अगला जो एक टर्म है उसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम के बाद ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। क्या होता है ये वेलोसिटी, ये समझ लेते हैं। जैसे ये जो था इसके अंदर जो, जब बैटरी नहीं लगाए थे हम लोग तो रूम टेम्परेचर जो भी गर्मी थी उसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन में मूवमेंट था। जब बैटरी नहीं लगाया था उस वक्त ये जो भी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे नेट वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता था, यही था ना। लेकिन जब हम लोगों ने पोटेंशियल लगाया तो इसको डायरेक्शन से जाने लगा, कितनी बात सुनाई, डायरेक्शन से जाने लगा। अब मान लो ये जो है ना एक चार्ज जो है ना इससे जाकर टकराया दूसरे नेगेटिव चार्ज से, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से टकरा गया, लेकिन अब ये टकरा के रुकेगा नहीं, पोटेंशियल नीचे से लगा हुआ है तो इसलिए ये चलता रहेगा। जिस वक्त टकराएगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी मोमेंटरीली ज़ीरो हो जाएगा, टकराएगा तब मोमेंटरी यानी थोड़े टाइम के लिए ज़ीरो हो गया, लेकिन फिर वो पोटेंशियल लगा हुआ है, पोटेंशियल अप्लाइड है। मैं कहानी से सुना के बताऊंगा कि ये क्या मतलब हो रहा पोटेंशियल लगने का। तो वो क्या होगा, फिर उसकी वेलोसिटी चलने लगेगी, बढ़ने लगेगी, फिर बढ़ते 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 एक सर्टेन स्टेज तक जाएगा, तब तक फिर दूसरे से टकरा जाएगा, फिर टकरा के मोमेंटरी ज़ीरो में आएगा, फिर पोटेंशियल लगा हुआ है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 एक सर्टेन वेलोसिटी पे जाएगा, फिर टकरा के फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे वो बार बार टकराते रहता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो बार बार टकराते रहता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोलता है कि एक कोलिजन के बीच में दूसरे कोलिजन के बीच में जितना वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, यानी एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन के बीच में कितनी, जैसे एक कोलिजन हुआ तो उस वक्त वेलोसिटी तो उसको ज़ीरो आएगा, लेकिन उस वेलोसिटी को बढ़ते बढ़ते एक सर्टेन तक बढ़ेगा, तब तक फिर कोलाइड कर जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू, ले लेंगे, ठीक है। बॉल फुटबॉल, फुटबॉल है, वो मेरे पास बॉल था उसमें हवा नहीं था तो इनके पास था, तो आज बात हुई, अभी आए थे, बोले मैं ला के दूँ दूँ। हाँ हाँ बॉल है, हाँ पंक्चर हो गया यार। आगे चले हम लोग, समझ में आया। कितना टाइम हो रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये मैं करता हूँ, इसको रिलेशन तो डिराइव कर दो, कहानी कल बताऊंगा इसका, ठीक है। तो बताया क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी द वेलोसिटी gain between two successive या consecutive कर लो, consecutive, the velocity gain between two consecutive collision is called drift velocity। ठीक है ना। अब एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी है v1, दूसरे का v2, v3, ऐसे ही चलता रहेगा, vn अपॉन n इज इक्वल टू v ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको। ये वेलोसिटी समझ में आई है ये, लेकिन ये भी फाइनल वेलोसिटी, मोशन में हम लोग जानते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से दिखाते हैं। कितनी बात सुन में आई? ठीक है, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ से हम कल लिखाते हैं, या कंप्लीट ही कर दे क्या? ये इतना छोटा सा तो है, बस छोटा सा है, एक फॉर्मूला आ जाएगा, वो कल इस्तेमाल में आएगा। ठीक है ना? कितनी बात समझ में आई? तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसको। अब ये जो वेलोसिटी है यहाँ ले लेते हैं, वी डी इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ 1, जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लिखते हैं ना हम लोग। तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, और ये टाइम, कितना टाइम लगा यहाँ पे टॉ लिया है। टॉ का मतलब इतना रिलैक्सेशन टाइम, एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन में कितना टाइम था। तो ये एक पार्टिकल का ले लिया, ऐसे ही दूसरे पार्टिकल का लेंगे तो u2 ए टॉ 2 u3 प्लस ए टॉ 3, ऐसे ये चलता रहेगा। ये un प्लस ए टॉ n अपॉन n। ठीक है ना? यहाँ पे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un ले लिया। ठीक है, n से डिवाइड कर दिया। कुछ बात सुन रही है? और ये यहाँ पे प्लस ए टो 1, फिर ए टो 2, इस तरह से चलता रहेगा ये। ठीक है, कितनी बात सुन रही? अब ये जो है इसका, ये इसके नीचे n है ना, n सब के पीछे है वी डी, तो इसको अलग अलग करते हैं, u2 u3 डॉट 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 un अपॉन n। ये तो अलग कर लिया, ये अलग कर लिया, a सब में से कॉमन लिया, टो 1 टो 2 टो 3, ऐसे ही चलते चलते टो n ले लिया और n से डिवाइड कर दिया। ये कितनी बात सुनाई? ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 0। ये थर्मल स्पीड है जो हम बताए थे ना, ये जो इनिशियल स्पीड होता है, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो होती है, लेकिन वो थर्मल स्पीड होता है, पोटेंशियल लगाने से पहले का स्पीड होता है, और जब पोटेंशियल लगाते हैं तब जाकर उसकी वेलोसिटी बदलता है। तो इसका तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया ये, और ये a बाहर है, और टो, ये जो ना टो, इसका मीन ले लेते हैं, टो मीन। ठीक है ना, रिलैक्सेशन टाइम का मीन ले लिया है। कितनी बात सुनी? तो ये डिराइव्ड वेलोसिटी जो है ना, ए टॉ मीन के बराबर होता है। ये टॉ टाइम है, ये क्या हो गया? टाइम है ये, ए टो मीन। ठीक है ना, ये मीन है। अब जैसे हम लोग जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो फोर्स कितना होता है? फोर्स इज इक्वल टू ई अपॉन चार्ज, ये होता है ना, सॉरी फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस पर टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, ये, या इसको यहाँ कर लेते E इंटू ई इज इक्वल टू एफ। ठीक है ना, और एफ होता है फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये E इंटू ई एम इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं। और ये A जो है, A क्या हो जाएगा? ई अपॉन एम। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको चेंज कर दें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगा? ए को हटा के लिख देंगे हम लोग ई चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम अपॉन टॉ। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। कितनी बात सुन रही? ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में है, और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है।
कितनी बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का एक रिलेशन है, अभी हम लोगों ने किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन जानते हैं क्या होता है? V/D इज इक्वल टू E, V/D इज इक्वल टू E, ऑल्सो E इज इक्वल टू V/L लेंगे यहाँ पे, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर लेंगे, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। तो E को हटा के V/L भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो E दे रखा है, इसे अगर हटा देंगे तो VD को क्या लिख सकते हैं हम लोग? E V/mL। ये लैम्डा नहीं, टॉ है, ये रिलैक्सेशन टाइम है टॉ। तो ये पोटेंशियल के टर्म में आ गया। कितनी बात सुन में आई? ये पोटेंशियल के टर्म में आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में था, वो पोटेंशियल के टर्म में आ गया। कितनी बात समझ में आई? तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला क्या कि दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो वेलोसिटी गेन करते करते फाइनल वेलोसिटी होगा, वही उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये यहाँ तक हम लोगों ने एक्सेलरेशन के टर्म में ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ये होता है, और पोटेंशियल के टर्म में ये होता है। आगे हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। आज यहीं पे रहने देते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, देखो जरा, पढ़ो, समझो, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। और जो लोग देख रहे हैं वो देख ले जाके, जेई के लिए जो डेट एक्सटेंड हो गया है, अब वो अप्रैल मई के जगह पे जून जुलाई में हो गया है, ठीक है। तो